खूबसूरती जो तूने पाई। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रफी साहब के जीवन से जुड़े एक ऐसे रोचक किस्से के बारे में जहां पर उन्हें अपमान झेलना पड़ा। तो दोस्तों मोहम्मद रफी साहब फिल्म इंडस्ट्री के एकमात्र ऐसे इंसान थे जिनका सभी लोग दिल से सम्मान किया करते थे और सभी फिल्म के निर्माता उनके गानों के दीवाने थे और उनकी आवाज के दीवाने थे। सबसे ज्यादा चर्चा मोहम्मद रफी साहब के स्वभाव की हुआ करती थी, क्योंकि कभी भी मोहम्मद रफी साहब जब भी स्टूडियो में गाना गाते थे या किसी समारोह में गाना गाने के लिए जाते थे तो उनकी मीठी सी मुस्कान देखकर उस जगह का माहौल काफी खुशनुमा हो जाया करता था। लेकिन दोस्तों चाहे इंसान कितना भी अच्छा हो, जहां पर उसके काफी चाहने वाले होते हैं वहां पर उसके कुछ ना चाहने वाले भी होते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही एक बार मोहम्मद रफी साहब के साथ हुआ था जब उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा था। और मोहम्मद रफी साहब की जिंदगी में भी दो मोड़ ऐसे आए जहां पर उन्हें अपमान झेलना पड़ा। आखिर कौन थे ये लोग जिन्होंने मोहम्मद रफी साहब का अपमान किया था? लेकिन आखिरी में उन्हीं की हार हुई जिन्होंने मोहम्मद रफी साहब का अपमान किया था। और मोहम्मद रफी साहब ने बिना बदला लिया आखिर उन्हें कैसे झुका दिया। तो दोस्तों बने रहें मेरे साथ वीडियो के अंत तक। आइए जानते हैं इस बारे में थोड़ा विस्तार से। दोस्तों इससे पहले आप वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और पुराने दौर में मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर जी ये दोनों एक महान गायक जोड़ी हुआ करती थी। उस दौर में जिस तरह मोहम्मद रफी साहब का मेल सिंगर में कोई मुकाबला नहीं था, उसी तरह से लता मंगेशकर जी का फीमेल सिंगर में कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। ये दोनों शुरुआती दौर से संगीत से काफी अच्छी तरीके से जुड़े हुए थे। 60 का दशक आते आते ये दोनों इतने मशहूर हो गए थे कि सभी लोग इनसे अपनी फिल्मों में गाना गवाना चाहते थे। ये दोनों ऐसे गायक थे ये जिस फिल्म के लिए गाते थे और जोन सा गाना गाते थे वो हिट हो जाया करता था। और जो भी इनके द्वारा गाए हुए गाने से प्रॉफिट हुआ करता था उस प्रॉफिट को फिल्म के निर्माता और म्यूजिक कंपनी आपस में बांट लेती थी। और जबकि संगीतकारों को और सिंगर्स को कुछ नहीं मिला करता था। और फिर संगीतकारों ने इसका काफी विरोध किया और फिर उन्हें भी रॉयल्टी मिलने लगी, लेकिन सिंगर को केवल उनकी फीस ही मिला करती थी, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलता था। आगे फिर लता जी ने जोर शोर से रॉयल्टी की मांग करना शुरू कर दी। लता मंगेशकर जी का यह मानना था अगर संगीतकारों को रॉयल्टी मिल सकती है तो फिल्म के गाना गाने वालों को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। और फिर ऐसे में कोई भी अपनी आमदनी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए सभी संगीतकारों ने और म्यूजिक कंपनियों ने लता मंगेशकर जी का विरोध करना शुरू कर दिया। और फिर ऐसे में लता जी ने किशोर कुमार, मुकेश जी, मन्ना डे, तलत महमूद से बात की और उन्होंने भी लता जी का साथ दिया। सभी ने जोर शोर से रॉयल्टी की मांग करना शुरू कर दी। लेकिन सबसे बड़े सिंगर मोहम्मद रफी साहब को ये मांग एक लालच लग रही थी, क्योंकि रफी साहब दिल के बहुत साफ आदमी थे और वो पैसों के लालची नहीं थे। रफी साहब का ये मानना था कि अगर हमने गाना गाने के लिए फीस ले ली है तो उस गाने पर हमारा कोई अधिकार नहीं बनता है। और कई ऐसे सिंगर थे जिन्हें मोहम्मद रफी साहब की बात सही लगी। उन्हीं में से एक थी आशा भोसले जी। जब सिंगर के बीच रॉयल्टी की मांग को लेकर मतभेद ज्यादा बढ़ गया तब इस मामले के लिए सिंगरों की एक मीटिंग बुलाई गई। और जब सिंगरों के बीच मीटिंग चल रही थी तब मोहम्मद रफी साहब ने लता मंगेशकर जी को किसी बात को लेकर महारानी कह दिया था। इस बात से लता मंगेशकर जी मोहम्मद रफी साहब से नाराज हो गई थी। उस मीटिंग के बाद जब भी मोहम्मद रफी साहब ने रॉयल्टी की मांग का विरोध किया, लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफी साहब को इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई। मोहम्मद रफी साहब वैसे तो दिल के सच्चे और स्वभाव के बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उस दिन वाली बात पर मोहम्मद रफी साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने लता मंगेशकर जी से यह कह दिया कि मैं आपके साथ कभी गाना नहीं गाऊंगा। लता जी भी पहले से भड़की हुई थी, उन्होंने भी कह दिया कि आप मेरे साथ क्या गाना नहीं गाएंगे, मैं भी आपके साथ कोई गाना नहीं गाऊंगी। लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफी के झगड़े से सभी सिंगर हैरान थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उस दौर के ज्यादातर गाने लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफी साहब ही गाया करते थे। और इस झगड़े के बाद लता मंगेशकर जी ने मोहम्मद रफी साहब के लिए सभी से यह कह दिया था कि कोई भी उनसे गाना ना गवाए। साथ ही लता जी ने यह भी कह दिया था कि अगर किसी ने मोहम्मद रफी साहब से गाना गवाया तो मैं उनके लिए कभी काम नहीं करूंगी। इसके बाद मोहम्मद रफी साहब ने नई गायिकाओं के साथ गाना गाने लगे और मोहम्मद रफी साहब जी ने और लता जी ने 1963 से लेकर 1967 तक कोई गाना साथ नहीं गाया। और इन सब चीजों से संगीतकारों और मेकर्स को काफी दिक्कत होने लगी। और एक बार संगीतकार एच डी बर्मन के लिए एक समारोह हो रहा था जिसमें लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफी साहब को मना करके एक साथ गाना गाने के लिए राजी कर लिया गया और फिर दोनों ने एक साथ गाना गाया। इसके बाद उन्होंने कई गाने गाए, लेकिन मोहम्मद रफी साहब के निधन के बाद लता जी ने यह दावा किया था कि मोहम्मद रफी साहब ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी थी और उनसे माफी मांगी थी। तब जाकर के लता मंगेशकर जी उनके साथ गाना गाने के लिए राजी हुई थी। ये बात सुनकर मोहम्मद रफी साहब के बेटे शाहिद रफी भड़क उठे और उन्होंने कहा कि लता जी हमें वो चिट्ठी दिखाएं,
नहीं तो मैं उनके खिलाफ एक्शन लूंगा। और फिर ना ही लता जी ने कोई चिट्ठी दिखाई और ना ही शाहिद रफी जी ने कोई एक्शन लिया। और ऐसा ही एक वाक्य ओपी नैयर और मोहम्मद रफी साहब के बीच में हुआ था। ओपी नैयर जितने कामयाब संगीतकार थे, उतने गुस्सैल आदमी भी थे। संगीत हो या जिंदगी, वो दोनों ही अपने शर्तों पर जीते थे। उन्हें फीमेल सिंगर में आशा भोसले जी पसंद थी और मेल सिंगर में मोहम्मद रफी साहब। लेकिन उन्होंने आशा जी की बड़ी बहन लता मंगेशकर जी से कभी कोई गीत नहीं गवाया। इन्हें मोहम्मद रफी साहब के साथ एक बार जॉय मुखर्जी की फिल्म हमसाये के लिए एक गीत रिकॉर्ड करना था, लेकिन उस दिन रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मोहम्मद रफी साहब कुछ देर से पहुंचे। इसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी और मोहम्मद रफी साहब ने कारण भी बताया कि वो किस वजह से लेट हुए हैं। उन्होंने कहा कि बार बार शंकर जयकिशन जी की रिकॉर्डिंग के दौरान रीटेक लेने के चक्कर में वो लेट हो गए हैं। और शंकर जयकिशन जी और ओपी नैयर ये दोनों आपस में प्रतिद्वंदी थे। रफी साहब के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर ओपी नैयर चिढ़ गए और उन्होंने मोहम्मद रफी साहब से गुस्से वाले लहजे में कहा, आपने आज मुझे टाइम दिया था, शंकर जयकिशन जी के लिए आपके पास टाइम है, अगर आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। और मोहम्मद रफी साहब उस समय के बहुत बड़े गायक थे और उनके मुंह से इस तरह की बातें सुनने के बाद भी मोहम्मद रफी साहब ने कोई रिएक्ट नहीं किया। इस पर मोहम्मद रफी साहब ने कहा, पहले हम आज ये रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, फिर बाद में हम अपने रास्ते अलग अलग कर लेंगे। और मोहम्मद रफी साहब के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर ओपी नैयर रिकॉर्डिंग के लिए मान गए और फिर ये गाना रिकॉर्ड हुआ। और गाना रिकॉर्ड होने के बाद मोहम्मद रफी साहब स्टूडियो से चुपचाप चले गए। मोहम्मद रफी साहब ने और ओपी नैयर ने इसके बाद 4 साल तक कोई साथ काम नहीं किया। और फिर ओपी नैयर जी ने अपनी गाने की आगे की रिकॉर्डिंग के लिए महेंद्र कपूर को चुना। और फिर ओपी नैयर जी की धुन से रस चला गया, उनकी फिल्में और उनके गाने पिटने लगे। और जैसे ही ये बात मोहम्मद रफी साहब को पता चली तो अचानक से 4 साल बाद मोहम्मद रफी साहब ओपी नैयर के घर आए। और जैसे ही ओपी नैयर जी ने मोहम्मद रफी साहब को देखा, ओपी नैयर जी उन्हें देखकर काफी ज्यादा भावुक हो गए। और फिर ओपी नैयर जी ने कहा, आप एक कामयाब सिंगर ही नहीं है बल्कि मुझसे बेहतर एक अच्छे इंसान भी है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आपने अपनी महानता से और अपने अच्छे स्वभाव से सभी लोगों का दिल जीता है। और उन्होंने ये भी कहा कि आपने हमेशा गुस्से का जवाब हमेशा प्यार से ही दिया है। तो दोस्तों, जैसे कोई अच्छा इंसान होता है, वक्त और भगवान उसका हमेशा साथ देता है। तो दोस्तों, जिस तरह से हम आज कोई पेड़ लगाते हैं, फल हमें 10 साल बाद जाके मिलता है। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके आल का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।